आज से 11 साल पहले सन 2011 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक रात पुलिस कश्ती पे थी। तभी एक पुलिस वाले को सड़क के बीचों बीच काफ़ी सारा धुआं दिखाई देता है। धुएं का थोड़ा पीछा करने पर पुलिस को एक गाड़ी दिखती है जिसके अंदर आग लगी हुई थी। पुलिस तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करती है। आग बुझाने पर पुलिस को दिखता है कि वो एक ब्लू कलर की मर्सिडीज कार है जिसके अंदर थैंकफुली कोई नहीं बैठा था। तभी पुलिस को लगता है कि शायद ये चोरी की गाड़ी होगी या फिर किसी ने किसी से बदला लेने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए इस गाड़ी में आग लगाई होगी। पुलिस फिर भी किसी आइडेंटिटी कार्ड की तलाश में गाड़ी की तलाश लेती है तो गाड़ी की तलाशी के दौरान एक पुलिस वाला गाड़ी की डिग्गी को खोलता है और गाड़ी की डिग्गी खोलते ही उसको दिखती है एक लाश। जहां पुलिस को लग रहा था कि छोटा मोटा क्राइम होगा, लेकिन ये एक बड़ा केस बन चुका था मर्डर का। तो किसकी थी ये लाश और इतनी बेदर्दी से उसे क्यों मारा गया था? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप क्राइम स्टोरीज वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कंसीडर कर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्राइम की वीडियोस हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी पे आते हैं। ये केस डेफिनेटली आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर लाश इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि लाश के ऊपर एक कपड़ा भी नहीं बचा था। लाश के हाथ पैरों की पोजीशन कुछ ऐसी थी जैसे किसी रस्सी से उनको बांधा गया हो, लेकिन आग के साथ वो रस्सी भी जल चुकी थी। पूरी गाड़ी को अच्छे से देखने के बाद पुलिस को कोई भी वेपन या आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता। अब पुलिस के पास सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन थी, ब्लू कलर की मर्सिडीज और गाड़ी का नंबर। जब पुलिस गाड़ी के नंबर की इन्फॉर्मेशन निकालती है तो पता चलता है यह गाड़ी 18 साल की अमनदीप कौर के नाम है। और इस सारी इन्वेस्टिगेशन में अब तक सुबह के 5 बज गए थे। लाइसेंस पर लिखे हुए इंटरेस्ट पे पुलिस पहुंचती है तो एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है। पुलिस पूछती है अमनदीप कौर कौन है और कहाँ है। अचानक सुबह सुबह पुलिस को अपने दरवाजे पे देख वो औरत थोड़ा घबरा जाती है। कहती है अमनदीप मेरी बेटी है, मैं उसको बुलाती हूँ। पुलिस दोनों को बिठाकर उनसे पूछती है कि अमनदीप की गाड़ी यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे एक सड़क पे जलते मिली है। गाड़ी वहाँ कैसे पहुँची और उसने कैसे आग पकड़ी? अब तक पुलिस डेड बॉडी के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया था। अमनदीप पुलिस को बताती है कि उसका 3 साल का बड़ा भाई गगनदीप कल रात उसकी गाड़ी मांग कर ले गया था एक पार्टी में जाने के लिए, और उसने कहा था कि लेट नाइट पार्टी है, मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगा। लेकिन क्योंकि अब सुबह हो ही रही थी तो उन्होंने सोचा कि आता ही होगा। पुलिस गगनदीप के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा पूछताछ करने लगती है। अमनदीप बताती है कि वो 21 साल का है और वो इतनी सी उम्र में सेल्फ मेड करोड़पति है। ये बात पुलिस को क्लिक करती है। उसका अपना एक टीवी चैनल है। सिर्फ टीवी चैनल ही नहीं, उसके साथ साथ वो अपनी फैमिली के बिजनेस को भी संभालता है, जो कभी उसके पिताजी संभाला करते थे। लेकिन 2 साल पहले उसके पिताजी का कत्ल हो गया था और वो कत्ल उनके बेस्ट फ्रेंड ने बिजनेस में घोपला करने के बाद किया था। तो उसके बाद से गगनदीप भी उनके फैमिली को संभाल रहा है। साथ में वो ब्रिटिश सिख प्रेसिडेंट भी है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और कोई भी दुश्मनी नहीं है। अब पुलिस का शक जाता है कि शायद वो बॉडी गगनदीप की ही हो सकती है, और हो सकता है कि पैसों के चक्कर में या जेलसी की वजह से किसी ने उसका खून कर दिया है और उसी गाड़ी के डिग्गी में उसकी लाश डाल दी है और सारे सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में आग लगा दी है। तो पुलिस फैमिली को बताती है कि उन्हें उस गाड़ी के डिग्गी से एक लाश भी मिली है। उसे फैमिली के लिए बड़ा सदमा हो जाता है। अब यहाँ से तरह तरह के शक होने लगते हैं। कभी लगता है कि गगनदीप ने किसी को मार दिया, कभी लगता है कि गगनदीप को किसी ने मार दिया, और क्योंकि बॉडी की पहचान तो की नहीं जा सकती थी, इसलिए सारा कुछ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ही भरोसे छोड़ दिया जाता है। पुलिस घर से गगनदीप का टूथब्रश और कंघा लेकर जाती है ताकि एक बार डीएनए से मैच करवाया जा सके कि लाश गगनदीप की तो नहीं है। उसके बाद अमनदीप गगन के सारे दोस्तों को कॉल करती है और गगन के बारे में पूछती है। एक दोस्त सजेस्ट करता है कि इंटरनेट का सहारा लिया जाए। फेसबुक पर पोस्ट की जाती है, पूरे इंटरनेट पर भर दिया जाता है कि गगनदीप मिसिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिस्पांस नहीं मिलता। फिर जहां गाड़ी जलते हुए मिलती है वहां आसपास के इलाके की एक एक करके सारे सीसीटीवी के कैमरास को खंगाला जाता है। फिर जाकर के एक सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को दिखता है कि 2 लोग गाड़ी में आग लगाकर भाग रहे हैं, लेकिन वो पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती। यहाँ तक कि वो फुटेज देखकर कोई ये भी नहीं बता सकता कि वो दोनों लड़के हैं या लड़कियां हैं। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि उन दोनों लोगों में से किसी आदमी ने पगड़ी पहन रखी है, ऐसी पगड़ी जैसे गगनदीप पहना करता था। अब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस फैमिली से शेयर करती है और पुलिस और फैमिली दोनों को लगने लगता है कि वो गगनदीप है। अगले दिन डीएनए की रिपोर्ट आती है, जो कार में मिली बॉडी और गगनदीप के टूथब्रश के बीच टेस्ट हुआ था और वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसका सीधा मतलब था वो लाश गगनदीप की थी। और अब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को फैमिली को देनी थी।
फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था और फैमिली वाले पुलिस से बॉडी देखने की रिक्वेस्ट करती है। और मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल फोटोज पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। इतनी भयानक फोटोज थी कि वो कभी पब्लिक के लिए आउट ही नहीं हुई। सिर्फ बॉडी का डिस्क्रिप्शन है, जो बहन अमनदीप ने कई बार इंटरव्यूज में बताया है कि बॉडी के ऊपर 3 लेयर्स खत्म हो चुकी थी। टूटी फूटी मुड़ी हुई हड्डियों के ढांचों पर सिर्फ मांस के टुकड़े थे और एक आंख पूरी तरह से अंदर धंस चुकी थी। देखकर लग ही नहीं रहा था कि किसी इंसान की बॉडी है। और फिर आती है गगनदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें यह बात साफ लिखी थी कि गगनदीप को जलाने से पहले काफ़ी मारा गया था। उसके सर पे इतने ज़ोर से मारा गया था कि उसका दिमाग सूज गया था और जिस वक्त उसे गाड़ी के डिग्गी में डालकर जलाया गया था उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम के टाइम उसके लंग्स से राख मिली थी। इसका मतलब जब वो जल रहा था तब उसकी सांसें चल रही थी। अब सवाल यह था कि घर से खुशी खुशी पार्टी के लिए निकला गगनदीप इस हाल में कैसे पहुंचा, और वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने गाड़ी में आग लगाई। पुलिस जगह जगह सीसीटीवी कैमरा से गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करती है कि गाड़ी कहाँ गई। गाड़ी का सारा ट्रेस करने के बाद एक शहर का नाम आता है, ब्राइटन। पुलिस गगनदीप की फैमिली से और दोस्तों से पूछती है कि ब्राइटन में कौन रहता है, तो एक लड़के का नाम सामने आता है, मुंडिल मोहिल। इस लड़की के बारे में और जानने पर पता चलता है कि मुंडिल 19 साल की मेडिकल स्टूडेंट थी जो गगनदीप की फ्रेंड थी और गगनदीप इसको काफ़ी पसंद करता था और फैमिली को उसके बारे में पता था। गगनदीप और मुंडिल दोनों का एक ही कॉमन फ्रेंड था, हरेंद्र शोकर, और ये दोनों आज से 1 साल पहले अपने कॉमन दोस्त हरेंद्र शोकर के एक पार्टी में मिले थे। उस पार्टी में मिलने के बाद गगनदीप ने फेसबुक के थ्रू मुंडिल को रिक्वेस्ट भेजा था, जो मुंडिल ने एक्सेप्ट कर ली थी। वहीं से दोनों के बीच बात शुरू हुई। मुंडिल महल एक काफ़ी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की थी और गगनदीप उसे काफ़ी इम्प्रेस था, लेकिन गगनदीप की फैमिली को ये फ्रेंडशिप नहीं पसंद थी। गगनदीप की मम्मी उससे अक्सर कहा करती थी कि वो लड़की सिख ज़रूर है लेकिन वो रिलीजियस नहीं है। वो पब और क्लब से जाती है, वो बॉयज़ के साथ हाउस पार्टी करती है, जो सिंह फैमिली वाले ये चीज़ अच्छा नहीं मानते, इसलिए वो अपने बेटे को रोकते थे और ज़्यादा लाइकिंग ना हो। अब पुलिस ब्राइटन में मुंडिल महिल के घर जाती है। मुंडिल उसी घर में 8 लड़कियों के साथ रहती है जो उसकी कॉलेज मेट थी। वहाँ पास में सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में गगनदीप की गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें दिखता है कि गगनदीप की गाड़ी लगभग 11 बजे के आसपास मुंडिल के घर आई थी। अब पुलिस मुंडिल से पूछताछ करती है तो मुंडिल बताती है कि गगनदीप अपनी कार लेकर उसके घर के बाहर आया था और मिल के चला गया और इसके बाद उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। जब गगनदीप कहीं मिल नहीं रहा था और वो गगन के फ्रेंड से कॉल करके पूछ रही थी तो अमनदीप ने मुंडिल महिल को भी कॉल पर लिया था और वो फ़ोन कॉल बहुत वेयर था। सबसे पहले मुंडिल ने कहा था कि नहीं, वो यहाँ नहीं आया। उसके बाद जब अमनदीप ने बोला कि मुझे दोस्तों ने बताया कि वो तुमसे मिलने आने वाला था, तो उसने तुरंत अपना स्टेटमेंट चेंज किया और कहा कि हाँ वो आया था और मुझसे बाहर से मिलकर ही वापस चला गया था। ये स्टेटमेंट चेंज किया था तो पुलिस का शक मुंडिल पर गहरा हो जाता है। पुलिस मुंडिल के घर वापस जाती है तो मुंडिल तब तक वहां से भाग चुकी थी। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि 2 रात पहले मुंडिल के घर से कुछ आवाजें आ रही थी और पड़ोसियों ने 2 लड़कों को कुछ भारी सामान डिग्गी के अंदर डालते हुए देखा था और उसने जब ये कुछ अजीब हरकतें करते देखी तो उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। वो पुलिस को गाड़ी का नंबर दिखाता है, वो वही नंबर होता है जो गगनदीप की गाड़ी का था। इसका मतलब मुंडिल के घर से 2 लोगों ने कोई भारी सामान यानी बॉडी डिग्गी के अंदर डाली है। अब पुलिस घर वापस जाती है और उसके सारे फ्रेंड से पूछताछ शुरू कर देती है। 8 लड़कियों में से कुछ लड़कियां कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। पुलिस उनसे पूछती है कि 2 दिन पहले यहाँ क्या हुआ। एक लड़की बताती है कि मुंडिल और गगनदीप दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन कुछ टाइम से दोनों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ चली, जिसके बाद मुंडिल हमेशा कहती थी कि वो संदीप को मार डालेगी। और उस रात मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुंडिल ने हमें नीचे आने के लिए मना किया था और रात को 11-12 बजे के बाद हमें ज़ोर ज़ोर से सामान फेंकने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन क्योंकि मुंडिल ने हमें नीचे आने के लिए मना किया था इसलिए हमें से कोई भी वहाँ नहीं गया। दूसरी लड़की बताती है कि उसी रात 9 बजे के आसपास 2 लड़कों को ट्रेन स्टेशन पे पिक करने गई थी। पुलिस इस इन्फॉर्मेशन के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहां के सारे सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं। एक फुटेज में मुंडिल की गाड़ी ट्रेस होती है। अगली फुटेज में मुंडिल अकेले स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखती है और तीसरी फुटेज में मुंडिल 2 लड़कों के साथ हंसते हुए बात करते हुए दिखती है।
जिनको पिक करने आई हुई थी। अब यह सीसीटीवी कैमरा की फुटेज काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी। पुलिस फुटेज से पिक्चर्स निकालती है और फ्रेंड्स को दिखाती है। फैमिली उनमें से एक लड़के को पहचान जाता है और फिर से इस केस में एक नया बवाल आता है। एक लड़का हरिंदर शोकर था जो गगनदीप का बेस्ट फ्रेंड था, जो हर रोज़ गगन के घर आता था, जिसको गगन की माँ अपना दूसरा बेटा समझती थी और गगन उसकी फाइनेंशियली मदद भी करता था। कभी उसके लोन उतारता था तो कभी उसको कपड़ा दिलवाता था और कभी कभी उसकी नौकरी भी लगवाता था। और अब शायद गगन के मर्डर में उसका हाथ हो सकता था। ये फैमिली के लिए चौथा झटका था। अमनदीप पुलिस को बताती है कि जब वो सारे फ्रेंड्स को कॉल कर रही थी तभी हरिंदर शोकर के पास भी अमनदीप ने कॉल किया था। और जब अमनदीप ने उसे बताया कि गगनदीप नहीं मिल रहा है तो हरिंदर जोर से हंसा। ये बात अमनदीप को भी बहुत बुरी लगी थी क्योंकि वो उनका फैमिली फ्रेंड हो चुका था। उसके बाद भी वो गगन के ना मिलने पर हंस रहा था तो अमनदीप को कहीं ना कहीं उस पर पहले से ही शक हो चुका था। पुलिस तुरंत हरिंदर शोकर के घर जाती है और उसको अरेस्ट करती है। उसको बैठाकर पूछताछ की जाती है कि रेलवे स्टेशन पर यह तीसरा आदमी तुम्हारे साथ कौन था। वो बताता है कि वो तीसरे लड़के का नाम डैरेन पीटर है और वो उनका दोस्त है। जब पुलिस गगनदीप के बारे में हरिंदर से पूछती है तो हरिंदर शोकर कोई भी जवाब नहीं देता। हरिंदर शोकर के स्टेटमेंट के बाद पुलिस टेरेंस पीटर के नाम के इस लड़के को भी अरेस्ट करती है। उसके घर से पुलिस को पेट्रोल के कैंस मिलते हैं जो कि सबूत थी गाड़ी जलाने की। अब ये केस उस टाइम तक काफ़ी बड़ा हो गया था और इंग्लैंड के न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट होने लगा था विद फोटोज़। मुंडिल का बचना अब मुश्किल था तो मुंडिल माहिर पुलिस को सरेंडर करती है। मुंडिल अपनी झूठी कहानी लेकर पुलिस स्टेशन आती है। पुलिस को बोलती है कि गगनदीप उसके घर आया था और वहाँ से चला गया था। उसके बाद उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि वह सिख फेडरेशन का प्रेसिडेंट है तो हो सकता है कि कुछ लोगों से जेलसी रखते हो। पुलिस मुंडिल के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी थी। उसका ट्रेन स्टेशन जाना, उसके कमरे से इतनी आवाज़ें आना, फिर उन दोनों लड़कों का कुछ भारी सामान डिग्गी में रखना और फिर डिग्गी के अंदर गगनदीप की लाश मिलना। अब उससे सख्ती से पूछताछ करती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सच है या झूठ। मुंडिल पुलिस को एक नया स्टेटमेंट देती है कि अब से 6 महीने पहले गगनदीप बिना बुलाए उसके घर आया था क्योंकि गगनदीप उसका दोस्त था। उसने गगनदीप को अंदर आने दिया। उसकी हेडलाइट खराब हो जाने की वजह से घर में रात में रुकने की बात की। मुंडिल गगन को रुकने की परमिशन देती है और उसी रात गगनदीप अपनी कुछ लाइंस क्रॉस कर देती है और मुंडिल से बदतमीजी करने की और मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। गगनदीप काफ़ी उससे सॉरी बोलता है लेकिन मुंडिल उसे बात नहीं करना चाहती थी तो उनकी 6 महीने तक बात नहीं होती। पुलिस फिर धमकाते हुए पूछती है फिर 6 महीने बाद कैसे बात हुई, तो मुंडिल अब एक नया बयान देती है। अब पुलिस को बताती है कि उसने गगनदीप को कभी माफ़ नहीं किया था और इसलिए उसने 6 महीने बाद उस लड़के को टेक्स्ट करके मिलने बुलाया अपने बेडरूम में और उससे पहले हरिंदर शोकर को और डेरेंस पीटर को इन दोनों को कमरे में बिठा रखा था गगनदीप को एक सबक सिखाने के लिए, टफ टॉक देने के लिए, मतलब उसे डांटने के लिए और 2 थप्पड़ मारने के लिए। लेकिन वो मरा कैसे और उसकी बॉडी जली कैसे, ये सब उसे नहीं पता। पुलिस मुंडिल की पूरी कहानी पे विश्वास करती है लेकिन पुलिस के पास उसकी रूममेट का ऑलरेडी स्टेटमेंट था कि उस रात मुंडिल ने उनको नीचे आने के लिए मना किया था और उन्होंने काफ़ी शोर सुना था। इसके साथ पुलिस के पास मुंडिल के पड़ोसियों का स्टेटमेंट भी था जिनकी आंखों देखी थी कि 2 लड़कों ने कोई भारी सामान गाड़ी के डिग्गी के अंदर रखा है। अब पुलिस इन सभी के फ़ोन को चेक करती है। गगनदीप को की गई चार्ट दिखाती है जिसमें मुंडिल गगनदीप को मिलने बुला रही है और गगनदीप उससे कहता है कि हम तमीज़ से बात कर सकते हैं, तो मुझे मारोगी तो नहीं। पुलिस को मुंडिल के फ़ोन से हरिंद्र को की हुई कॉल्स और मैसेज का पता चलता है। एक तरफ मुंडिल गगनदीप को 10-11 बजे के आसपास बुला रही थी और दूसरी तरफ मुंडिल हरिंद्र को 9 बजे के आसपास बुला रही थी, जिसमें हरिंद्र का जवाब था तुम चिंता मत करो, मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। अब यह साफ हो चुका था कि गगनदीप को मुसीबत में फंसाने के लिए मुंडिल ने ही अपने घर बुलाया था। अब पुलिस को एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है जो मुंडिल महिल और हरिंद्र के बीच हुई, जिसमें हरिंद्र बोल रहा था कि तुम्हारे लिए मैं 21 साल जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी। लगातार दोस्तों से जानकारी जुटाने के बाद पुलिस को यह भी पता चलता है कि हरिंद्र शोकर भी मुंडिल को पसंद करता था। सारे सबूत को कोर्ट में पेश किया जाता है और यह साबित हो जाता है हरिंद्र शोकर और डेरेंस पीटर ने ही उसे मारा है, क्योंकि हरिंदर गगनदीप से बहुत पतला दुबला था तो शायद वो अकेले उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाता। इसीलिए हरिंदर ने एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले डेरेन पीटर को कुछ पैसों के लिए अपने साथ प्लान में शामिल कर लिया। इसके बाद हरिंदर शोकर को 22 साल के लिए और टेरेंस पीटर को 12 साल और मुंडिल महिल को 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। मुंडिल ने ये 6 साल की सज़ा सिर्फ 3 साल की काटी और 2014 में बाहर आ गई
और इस केस के रिसर्च करते हुए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली कि जेल से आने के बाद मुंडिल महिल ने 2014 में अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। इसके बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और शादी कर ली। अब वो अपनी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रही थी और मुंडिल ने जिससे शादी करी वो रेड ब्रिज एरिया का 2019 में मेयर बना। जिसके बाद गगनदीप की बहन अमनदीप ने एक पिटीशन डाली जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसका सपोर्ट किया। इतना पॉलिटिकल प्रेशर आया कि मुंडिल महिल के पति को अपनी पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे केस में मुझे पर्सनली सिर्फ ये कहना है कि मुंडिल महिल ने गगनदीप के बारे में जो कुछ भी कहा उसको टेस्टिफाई करने के लिए गगनदीप अब हमारे बीच नहीं है। तो कोई क्रिमिनल अपने आप को बचाने के लिए कोई भी थ्योरी बना सकता है। जब मैं इस केस की रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी मिली। गगनदीप के कुछ दोस्तों का यह भी कहना था कि मुंडिल और हरेंद्र ने मिलकर गगनदीप से काफ़ी सारा पैसा लिया था और कोर्ट हमसे ज़्यादा कैपेबल है डिसाइड करने में कि किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे कुछ सवाल है, जब उस घर में 8 लड़कियां रह रही थी और गगनदीप रात को रुका हुआ था और एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो बाकी लड़कियां भी पढ़ रही होंगी, मुंडिल क्यों नहीं चिल्लाई? तभी गगनदीप को 2 चांटे क्यों नहीं लगाए? 6 महीने बाद उसको 2 चांटे लगाने के लिए क्यों बुलाया? लेकिन अगर मान ले कि गगनदीप ने मुंडिल के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो उसका सोल्यूशन ये बिल्कुल नहीं है कि मुंडिल जेल चली जाए। अगर आपको कोई और नई चीज़ लगती है या मेरी कोई बात सही या गलत लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये केस काफ़ी अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। और अगर आपको कराम की स्टोरी पसंद है, क्योंकि कराम की स्टोरी हमें ज़रूर कुछ सिखा जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।